हेलो स्टूडेंट्स। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। तो स्टूडेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है पहले हम समझ लीजिए। तो आंतरिक पुनर्निर्माण का आशय है कि जब कंपनी अपनी जो बैलेंस शीट है, चिट्ठा जो है, उसमें ही परिवर्तन करे, किसी बाहर के व्यक्ति से कोई कांटेक्ट न करते हुए अपनी बैलेंस शीट में ही जो संपत्ति और दायित्व है, अंश पूंजी है, उसी में वह चेंजेस करे। मतलब आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत कंपनी इंटरनल रीचेंज करती है, कंपनी की कैपिटल में चेंज करती है, एसेट्स में जो है वह चेंज करती है, तो वह आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाता है। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण से आशय कंपनी की आंतरिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था को रिवाइज्ड करने की या रिवीजन करने की आवश्यकता से होता है। और यह कब पड़ती है? तो जब कंपनी लगातार कई वर्षों से हानि में चल रही हो या उसकी चिट्ठे में कृत्रिम संपत्तियां बहुत अधिक इकट्ठी हो गई हो, तो उस कंडीशन में कृत्रिम संपत्तियां मतलब बहुत ज्यादा जो है प्रारंभिक व्यय दिखा रहे हों, अंशों के ऋणपत्र पर, अंशों या ऋणपत्रों के निर्गमन पर व्यय दिखा रहे हों, तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं वह कंपनी की गुडविल को भी खत्म कर देते हैं और कोई भी लेनदार, ऋण देने वाला व्यक्ति और बैंक जो है कंपनी पर विश्वास नहीं करती है। तो उन सभी स्थिति में कंपनी को जल्द से जल्द अपनी जो नाम मात्र की संपत्तियां हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, उसे खत्म करना होता है। तो उन सभी कंडीशन में कौन कौन सी? जब कंपनी को बहुत अधिक लॉस हो रहा हो कई वर्षों से, वह उसकी संपत्ति पक्ष में बहुत अधिक नाम मात्र की संपत्तियां, फिक्टिशियस एसेट्स जो है, अदृश्य संपत्तियां जिसे कहते हैं, उसे दिखा रही हो, तो उन सभी स्थितियों में कंपनी को आंतरिक पुनर्निर्माण करना होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसके अंतर्गत कंपनी अपनी चिट्ठे को, अपनी बैलेंस शीट को फिर से पुनरीक्षित करती है, रिवाइज्ड करती है और नई व्यवस्था के हिसाब से जो है कंपनी का चिट्ठा बनाती है। तो यदि हम सामान्य शब्दों में कंपनी के आंतरिक निर्माण की परिभाषा देखें, तो जब कंपनी अपने आंतरिक वित्तीय स्थिति में परिवर्तन करती है, कंपनी की संपत्तियों और दायित्व में अपनी परिस्थिति अनुसार जो है परिवर्तन करती है, वह कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाता है। तो आंतरिक पुनर्निर्माण में हम किन किन चीजों में परिवर्तन करेंगे? अंश पूंजी में परिवर्तन करती है, संपत्तियों में परिवर्तन करती है और दायित्वों में परिवर्तन करती है। तो आंतरिक पुनर्निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं हमारे पास? तो आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियों में हम देखेंगे कि पहली है अंश पूंजी में परिवर्तन, ठीक है, और दूसरी है अंश पूंजी में कमी। अंश पूंजी में परिवर्तन जो है कंपनी कर सकती है, लेकिन यह बात ध्यान रखना इसमें कि अंश पूंजी में परिवर्तन कंपनी कभी भी मन से नहीं कर सकती है। उसे जो है इसके संबंध में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होगी, और जहां लेनदारों का हित शामिल हो जाता है, लेनदार मतलब बाहर के व्यक्तियों को जो पेमेंट करना है कंपनी का दायित्व, वहां पर उसे न्यायालय से परमिशन लेनी होती है। तो अंश पूंजी में परिवर्तन वह किस तरीके से करती है और इसके संबंध में पंजी प्रविष्टियां कैसी होती हैं, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन है, क्या है? नए अंशों के द्वारा अंश पूंजी बढ़ाना। तो नए अंशों की द्वारा अंश पूंजी जो है कंपनी तब बढ़ा सकती है जब कंपनी की अधिकृत पूंजी, ये हम जानते हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी कौन सी राशि होती है? यह कंपनी की सबसे अधिकतम राशि होती है जिस सीमा तक कंपनी अपने जीवन काल में अंश पूंजी निर्गमित कर सकती है। मान लीजिए किसी कंपनी की अंश पूंजी जो है, अधिकृत अंश पूंजी 10 लाख रुपए है और 8 लाख रुपए वह ऑलरेडी निर्गमित कर चुकी है। अब पुनर्निर्माण की योजना के अंतर्गत उसे फिर से जो है यदि 2 लाख रुपए करना है तो वह कर सकती है।
तो नए अंशों के द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाने का अर्थ है कि यदि किसी कंपनी की अभी तक अधिकृत पूंजी के बराबर राशि निर्गमित नहीं हुई है तो वह कंपनी पुनर्निर्माण की योजना के अंतर्गत अपनी अंश पूंजी को अपनी अधिकृत पूंजी के बराबर तक बढ़ा सकती है। ध्यान देना, अधिकृत पूंजी से अधिक की पूंजी जो है कोई भी कंपनी बिना न्यायालय की परमिशन के नहीं बढ़ा सकती है। तो ये उदाहरण समझ में आया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, नई अंश पूंजी को निर्गमित करने की, जो हमारी सिंपल होती है, बैंक खाता डेबिट या विकलित और अंश पूंजी खाते से। ठीक है, अंश पूंजी खाते से। यदि इस तरह का रिकंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में दिया है तो सिंपल सी एक एंट्री जो है हम करके इसे कर देंगे। ठीक है, ये हो गई नए अंशों के द्वारा अंश पूंजी बढ़ाना। कब, कहां तक, अधिकृत पूंजी तक। फिर है अंशों का मिश्रण या समेकन। देखिए स्टूडेंट, यदि इसका क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, इसका तो बहुत ही सरल है। तो सेकंड कंडीशन हम देख रहे हैं, अंशों का मिश्रण। मतलब इसमें जो है कंपनी की अंश पूंजी मान लीजिए 1 लाख रुपए है और ये जो है 10 रुपए वाले हैं। ठीक है, तो अंशों के मिश्रण का अर्थ है कि जो प्रति शेयर 10 रुपए है, कितने शेयर है यहाँ पे, 10 रुपए वाले कितने शेयर हो गए यहाँ पे, 10,000। तो कंपनी की अंश पूंजी 1 लाख रुपए ही रहेगी, लेकिन अब जो है कंपनी के अंशों के मिश्रण या समेकन में वह एक अंश 100 रुपए का कर देंगे। तो अंशों की संख्या जो है वह क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो अंशों का मिश्रण या समेकन का अर्थ होता है कि जब कंपनी कम राशि का प्रति अंश है उसे बढ़ाकर अधिक अंशों का, अधिक राशि का कर दे। जैसे 10 रुपए का अंश था अभी, उसे बढ़ाकर उसने 100 रुपए कर दिया, तो टोटल अंश पूंजी उसकी परिवर्तित नहीं होगी, अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन उसके नंबर ऑफ शेयर्स, अंशों की संख्या पहले 10,000 थी, अब कितनी हो जाएगी, 1000। तो ये कहलाता है अंशों का मिश्रण। तो उसके अंशधारी जो है वह कम हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, तो वह 10 रुपए के अंश जो है वह खत्म कर रही है। तो 10 रुपए वाले समता अंश डेबिट और 100 रुपीज समता अंश क्रेडिट, और 10 रुपए वाले जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए ही आएंगे। सिर्फ हम नाम चेंज कर रहे हैं, संख्या चेंज हो रही है। तो सिंपल है, 10 रुपए वाले अंशों को हमने 100 रुपए वाले अंशों में परिवर्तित कर दिया। तो ये कहलाता है अंशों का मिश्रण। हमने जो 10 रुपए वाले शेयर्स थे उसको 100 रुपए पर शेयर कर दिया। अंश पूंजी हमारी 1 लाख रुपए परिवर्तित नहीं हुई है, राशि परिवर्तित नहीं हुई है, संख्या जरूर जो है हमारी 10,000 अंश थे, तो अब 1000 हो गए हैं। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई। फिर है, अगला है अंशों का विभाजन। तो अंशों का विभाजन, इसमें जो है जस्ट इसके अपोजिट वाली कंडीशन है। इसके अंतर्गत कंपनी जो है 100 रुपए का अंश है उसको 10 रुपए में कर रही है, और यहां भी सेम कंडीशन हम ले लें कि उसकी अंश पूंजी जो है वह 2 लाख रुपए की है। तो 100 रुपए वाले होंगे तो कितने अंश होंगे, 2000 अंश होंगे, और यदि 10 रुपए वाले हैं तो कितने अंश हो जाएंगे, 20,000। तो जब अधिक राशि के अंश को छोटी राशि में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वह कहलाता है अंशों का विभाजन। एंट्री क्या हो जाएगी, अब यहाँ हम 100 रुपए वाले अंश को खत्म कर रहे हैं, है ना। तो 100 रुपए वाले 100 रुपीज समता अंश डेबिट 2 लाख रुपए, और इसको हम कर रहे हैं अब 10 रुपए वाले में। तो जो नए कर रहे हैं उसको नीचे लिख रहे हैं हम 2 लाख रुपए। तो ये जो है हो गया अंशों का विभाजन की कंडीशन में सिंपल सा, मतलब समता अंश को हमको डेबिट क्रेडिट ही करना है, यहाँ पे हमें चेंज करना है। यहाँ पे जो पुराना था उसको लिखा और यहाँ पे जो न्यू कर रहे हैं वो लिखना है। क्लियर ये चीज। उसके बाद अगली कंडीशन है अंशों का स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टूडेंट, अंशों का स्टॉक में परिवर्तन जो है केवल पूर्णदत्त अंशों का होता है,
फुली पेड अप, मतलब फुली पेड अप का मतलब यदि एक अंश 10 रुपए का है और शेयर होल्डर ने पूरे 10 रुपए चुका दिए हों, तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वह इन अंशों को जो पूर्णदत्त हैं, फुली पेड अप हैं, जिसपे एक भी रुपया बाकी नहीं है, उसको स्टॉक में बदल दे। तो क्या एंट्री होगी, ये ध्यान रखना, स्टॉक पे परिवर्तन केवल पूर्णदत्त अंशों का होता है। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी 10 रुपए वाले समता अंश विकलित या डेबिट और समता अंश स्टॉक खाते से। ठीक है, यह होता है अंशों का स्टॉक में परिवर्तन। जितने भी अंशों को, जैसे 10 रुपए वाले 5000 अंश को कन्वर्ट किया स्टॉक में, तो 50,000 रुपए जो है वह स्टॉक में आ गए। ये चीज समझ में आई। फिर है अनिर्गमित, अगली लास्ट है इसमें, अनिर्गमित अंशों का विलोपन। इसका आशय क्या होता है? तो अनिर्गमित अंश मतलब, इसको हम उदाहरण से समझ लें कि मान लीजिए कंपनी ने जो है एक अंश 10 रुपए का रखा है और अभी कंपनी ने केवल 8 रुपए ही कॉल किए हैं, अभी 8 रुपए ही शेयर होल्डर से लिए हैं, तो 2 रुपए जो है कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किए हैं। तो कंपनी जो है इन 2 रुपए को अब मांगे ही ना, क्योंकि उसके पास अभी संपत्तियों की व्यवस्था नहीं है, कंपनी को लगातार हानि हो रही है। तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वह जो अनपेड, अयाचित जो राशि है, ठीक है, अनकॉल्ड राशि अमाउंट, उसे जो मांगे ही ना। तो अनिर्गमित अंशों को जो है कंपनी, इसके लिए कोई पंजी प्रविष्टि नहीं होती है, इसको कंपनी बैलेंस शीट में दिखाकर खत्म कर देती है, क्योंकि ये कंपनी के अधिकार क्षेत्र की बात है। ये चीज क्लियर? तो ये अंश पूंजी में परिवर्तन की 6 विधियां हैं। नए अंशों के द्वारा पूंजी बढ़ाना, मिक्सचर करना, अलग अलग करना, विभाजन करना, स्टॉक में परिवर्तन करना और अनिर्गमित अंशों का विलोपन। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और न्यूमेरिकल में भी आता है तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब हम अगली कंडीशन पढ़ेंगे, अंश पूंजी में कमी, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो अंश पूंजी में कमी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टूडेंट्स, अंश पूंजी में कंपनी जो है कमी जब करती है, तो ऐसे ही जो है कंपनी के संचालक मंडल की बैठक में निर्णय लेकर अंश पूंजी में कमी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अंश पूंजी में कमी करना मतलब अंशधारियों के हितों के साथ जो है उनकी सुरक्षा को छेड़ना होता है। तो इस कंडीशन में जो है कंपनी जब भी अंश पूंजी में कमी करती है तो बकायदा इसके लिए अपना पूरा प्रपोजल बनाकर अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए रजिस्ट्रार के यहाँ और न्यायालय से और लेनदारों से, जो पैसे लेने वाले हैं, उनसे बकायदा अनुमति लेती है, और उसके बाद जो है वह अपनी अंश पूंजी में कमी करती है। क्योंकि अंश पूंजी में कमी करने का आशय क्या होता है कि जो अंशधारियों ने पैसा लगाया है उनको कम पैसा मिलेगा। तो इसीलिए जो है अंश पूंजी में कमी जो है बकायदा प्रोसेस से ही होती है, और वही कंपनी जो लगातार लॉस में जा रही है, लेनदार यदि उसको सहमति दे दें, कोर्ट के द्वारा जो है रजिस्ट्रार के यहाँ पूरे जमा होती हैं चीजें, तो साधारण सभा में, संचालक मंडल की सभा में कोर्ट की परमिशन और लेनदारों की परमिशन के बाद ही जो है अंश पूंजी में कमी होती है। ठीक है, अब जब अंश पूंजी में कमी हम करते हैं, कैसे कमी करते हैं? जैसे मान लीजिए समता अंश जो है वह 1000 अंश है और यह जो है वह 100 रुपए का है। ठीक है, अंश पूंजी में कमी के संबंध में आपको कैसा दिया रहेगा कि समता अंश का मूल्य घटाकर 75 रुपए कर दिया जाए। समझ में आया? क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा कि समता अंश का मूल्य घटाकर 75 रुपए कर दिया जाए। तो कितने की कमी हुई यहाँ पर? 25 रुपए की समता अंश पूंजी में कमी करी। ऐसे आपको दिया जा सकता है कि पूर्वाधिकार अंश जो है वह 5000 है और एक अंश 10 रुपए का है। ठीक है, ये कौन से हम ले रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार
अंश, ये 5,000 का है, सॉरी 5,000 अंश है, 10 रुपए का है, इसकी वैल्यू घटाकर इसकी वैल्यू 2 रुपए से घटा दी जाए तो 8 रुपए मूल्य बचेगा। तो कमी कितने की हुई? 2 रुपए प्रति अंश की। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब बात आती है इसकी एंट्री की। तो एंट्री जो है वह कैसी होगी? तो देखिए यहाँ पर कितने रुपए की कमी करी? 25 रुपए की। एक अंश पे 25 रुपए की, तो 1000 अंश पे। तो जनरल एंट्री कैसी होगी? इसकी एंट्री होगी समता अंश पूंजी खाता विकलित, समता अंश पूंजी खाता डेबिट या विकलित और पूंजी कमी खाते से कितने रुपए की? 25 रुपए प्रति अंश है, तो 25 गुणित 1000, 25,000 रुपए की हमने कमी की। किसमें? समता अंश पूंजी में। आया समझ में? ऐसे पूर्वाधिकार अंश पूंजी में हमने कितनी कमी की? 2 रुपए की। तो क्या एंट्री कर लेंगे? सॉरी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता विकलित, पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता विकलित और पूंजी कमी खाते से। तो हमने कितने रुपए की? 2 रुपए की कमी की और हमारे अंश कितने थे? 5,000। तो 25,000 रुपए जो है वह कम कर देंगे। ये होती है अंश पूंजी में कमी। अब ये चीज तो हमने कर ली क्या कि अंश पूंजी में हमने कमी कर दी। अंश पूंजी हम किस साइड लिखते हैं? दायित्व पक्ष में। मतलब हमने बैलेंस शीट में 50,000 रुपए जो है वह कम कर दिए। तो स्टूडेंट्स, यदि क्वेश्चन में दिया हो, नहीं दिया हो, इसके बराबर हमको संपत्ति पक्ष में कमी करनी होगी। 50,000 रुपए की हमें संपत्ति पक्ष में कमी करनी होगी। क्वेश्चन में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चिट्ठे का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, तब भी करना है। तो हमें संपत्ति पक्ष में नाम मात्र की जो संपत्तियां दी हैं, जैसे हम एंट्री क्या करेंगे? पूंजी कमी खाता डेबिट, पूंजी कमी खाता, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वह डेबिट, प्रारंभिक, और 50,000 से करना है हमको। 50,000 रुपए मान लीजिए चिट्ठे में प्रारंभिक व्यय दिए हैं, प्रारंभिक व्यय खाते से, और हमको दिया है अंश निर्गमन पर व्यय, अंश निर्गमन पर व्यय खाते से, विकास व्यय खाते से, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, और ये मान लीजिए 10,000 दिए हैं, ये 20,000 दिए हैं, ये 10,000 दिए हैं। तो देखिए इतने हमको दिए हुए हैं। अब और कुछ नहीं लिखा है तो हम डिफरेंस का फिगर जो है वह पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर कर देंगे, 10,000 रुपए। तो इस प्रकार से जब भी पूंजी में कमी होगी, अंश पूंजी में कमी यदि दी है, तो आपको उतनी ही इक्विवेलेंट कमी जो है वह चिट्ठे साइड में करनी है। और बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि कौन सी एसेट्स में, भवन में कमी करनी है, देनदार में कमी करनी है, रोकड़ में कमी करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जितनी भी अदृश्य संपत्तियां हैं, नाम मात्र की जो संपत्तियां हैं, सबसे पहले बिना बोले उनको ले लेंगे। और यदि बैलेंस अभी भी पूरा नहीं हो रहा है और क्वेश्चन में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, तो डिफरेंस के फिगर को हम पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार से आंतरिक पुनर्निर्माण की जो विधियां हैं, जिसमें अंश पूंजी में परिवर्तन और अंश पूंजी में कमी जो है, यदि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है आपको, तो आप इसी प्रकार से उदाहरण लिखकर जनरल एंट्रीज करके इस थ्योरी को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में थ्योरी किस तरीके से बनती है, पंजी प्रविष्टियां कैसे होती हैं, वो देखा। अब जो है हम उसके लिए एक एग्जाम्पल लेकर उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, के लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार है। समता व दायित्व, अंशधारी कोष में आपको अंश पूंजी दी हुई है 2,000, समता अंश है 10 रुपए, 100 रुपए वाले 2 लाख रुपए।
20,000 पूर्वाधिकार अंश है 10 रुपए वाले 2 लाख रुपए। संचय व अधिक में लाभानी खाते का डेबिट शेष दिया हुआ है 90,000 रुपए। चल दायित्व में देय बिल दिए हैं आपको 30,000 रुपए। टोटल लगा हुआ है 3,40,000 रुपए। संपत्ति पक्ष में गैर चल संपत्तियां, इसमें स्थायी संपत्ति दी हुई है 1,80,000 रुपए। ख्याति दी हुई है 50,000 रुपए। ठीक है। चल संपत्तियों में स्टॉक और प्राप्त बिल जो है वह हमें दिया हुआ है। एडजस्टमेंट क्या दिए हुए हैं मेन, चूंकि हम आंतरिक पुनर्निर्माण पढ़ रहे हैं तो इसमें नीचे समायोजन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी रहेगी कि क्या क्या कम किया गया, क्या क्या चीजें चेंज हुई, हमें उस हिसाब से चलना है। तो पहला पॉइंट लिखा है समता अंश का मूल्य 50 रुपए कर दिया जाए। ध्यान देना, देखिए पहले वैल्यू क्या थी 100 रुपए। आंतरिक पुनर्निर्माण का आशय हमने समझा है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये जो समता अंश का मूल्य 100 रुपए है उसे घटाकर 50 रुपए कर दिया जाए। तो कमी कितने की हुई 50 रुपए की। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2000, मतलब हमें कमी करनी है यहां पर 1 लाख रुपए की। ठीक है, ये चीज समझ में आई। हमें समता अंश पूंजी का मूल्य क्या लिखा है उसने 50 रुपए कर दिया जाए। तो समता अंश पूंजी में हमें कमी कितनी करनी है @50 और 2000 अंश के हिसाब से 1 लाख रुपए। पूर्वाधिकार अंश का मूल्य 4 रुपए से कम कर दिया जाए। ध्यान देना, 4 रुपए से कम कर दिया जाए। तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी में कमी कितनी हुई स्टूडेंट, देखिए कितने का अंश है 10 रुपए का है, और अब क्या बोल रहा है कि 4 रुपए से कम कर दिया जाए। तो कमी कितने की हुई 4 रुपए की या 6 रुपए की, तो क्या लिखा है 4 रुपए से कम कर दिया जाए, मतलब कमी 4 रुपए की हुई। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20,000, तो कमी कितने की हो गई 80,000 रुपए की। ठीक है, ये चीज समझ में आई। जनरली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इसी टाइप के कंसेप्ट जो है वह पूछे जाते हैं। तो हमने समता अंश पूंजी में कितनी कमी हुई वो निकाल लिया, पूर्वाधिकार अंश पूंजी में कितनी कमी हुई वो निकाल लिया। अभी हम पंजी प्रविष्टि भी देखेंगे। फिर लिखा है ख्याति व लाभानी खाते के डेबिट शेष को अपलिखित कर दिया जाए। मैंने आपको कंसेप्ट में ये बताया था कि जितनी कमी दायित्व पक्ष में होती है उतनी ही कमी क्वेश्चन में कहा या न कहे हमें उसको कम करना ही होता है। अब यहां तो उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि ख्याति व लाभानी खाते का डेबिट शेष वो अपलिखित कर दिया जाए। तो ख्याति कितने की है 50,000 रुपए की, और लाभानी खाते का डेबिट शेष कितना है 90,000 रुपए का। अभी टोटल कितना हुआ 1,30,000, और इधर जो है हमारा टोटल कितना आ रहा है 1,80,000। अभी भी 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो उन्होंने चौथा पॉइंट दिया है कि शेष राशि स्थायी संपत्ति से ली जाए। हमारे पास स्थायी संपत्ति है, तो उन्होंने ही कह दिया है कि शेष राशि जो है वह स्थायी संपत्ति से ले ली जाए। तो कितनी आ रही है शेष राशि, देखिए ये 1,40,000 आ रहा है, तो शेष राशि आएगी यहाँ पे 40,000। कैसे निकाली मैंने, देखिए 1,80,000 रुपए की कमी जो है वह पूंजी दायित्व पक्ष में हुई है, तो उतनी ही संपत्ति पक्ष में करनी है। तो ख्याति व लाभानी खाते के बारे में उन्होंने क्लियर लिख दिया, तो वो राशि मैंने पूरी ले ली, बट वो टोटल हो रहा है 1,40,000 रुपए, जबकि हमें कितना चाहिए 1,80,000। तो 40,000 रुपए जो है वह डिफरेंस का फिगर है। क्लियर। अब इसमें कंडीशन क्या बन सकती थी, हो सकता था क्वेश्चन में ये वाली लाइन न लिखी हो, तब आप क्या करेंगे, तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना ये लाइन दे या न दे, ये अंडरस्टूड है कि जब भी दायित्व पक्ष में आपको कमी दी है तो उसके इक्विवेलेंट हमें संपत्ति पक्ष में कमी करनी है। तो संपत्ति पक्ष से हमें जैसे लाभानी खाते का डेबिट शेष है वो हम बिना बोले ले सकते हैं। ख्याति चूंकि अदृश्य संपत्ति होती है, अमूर्त संपत्ति होती है, इसको ले लेना है। इसके अलावा प्रारंभिक व्यय दिए हो,
अभिगोपन कमीशन दिया हो, विकास संचय दिया हो, अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय दिए हो, यह सभी नाम मात्र की संपत्तियां होती हैं। एक्चुअल में यह खर्चे होते हैं। तो ऐसी कोई संपत्ति दी है और क्वेश्चन में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तब भी हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग से उन संपत्तियों को सबसे पहले लेना है। और बाकी जो रियल एसेट्स होती हैं, वास्तविक संपत्तियां होती हैं, उनको तब तक टच नहीं करना है जब तक एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हो। तो यहाँ क्लियरली लिखा था उन्होंने कि शेष राशि स्थायी संपत्ति से ली जाए, तो हमने शेष राशि को स्थायी संपत्ति से ले लिया। यदि ये वाला एडजस्टमेंट भी नहीं लिखा रहता तो हम क्या करते, तो हमने देखा है कि यदि ये वाला एडजस्टमेंट नहीं देता इन केस, तो हम ये जो 40,000 रुपए की राशि है उसको कहाँ ट्रांसफर करते, पूंजी संचय में। आया, मैं आपको मैक्सिमम कंसेप्ट बता रही हूँ प्रैक्टिकल बेसिस पे। क्लियर ये चीज, ये समझ में आया आपको? तो जनरली स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में यही दिया रहता है कि इतने रुपए से कम कर दिया जाए, इतने रुपए तक कम कर दिया जाए। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हम समझ के और उतनी ही राशि हमको संपत्ति पक्ष में लेनी है। और संपत्ति पक्ष में यदि जानकारी में कुछ राशि कम पड़ रही है तो डिफरेंस का फिगर हमें पूंजी संचय में डालना है। क्लियर ये चीज, कंसेप्ट समझ में आया? अब जो है हम पंजी प्रविष्टि करेंगे, जनरल एंट्री। ठीक है, तो 2 जनरल एंट्री होगी इसमें, सॉरी 3 जनरल एंट्री होगी। हम 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। तो पहली एंट्री जो है समता अंश पूंजी में जो कमी की है उसकी होगी। तो एंट्री हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा आपका समता अंश पूंजी खाता डेबिट विकलित और पूंजी कमी खाते से। कितने की कमी की हमने, 1 लाख रुपए की, ये हमने देखा था, है ना? कैलकुलेशन अभी समझी हमने। यहां पे हम लिख लेंगे समता अंश पूंजी में 50 रुपए की कमी की। ठीक है, क्लियर ये चीज? सेकेंड एंट्री हम कर लेंगे किसके लिए, पूर्वाधिकार अंश पूंजी के लिए। तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी के लिए क्या हो जाएगा, तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता डेबिट विकलित और पूंजी कमी खाते से। तो कितने की कमी की, 4 रुपए से कम कर दिया जाए और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 20,000, है ना? तो ये कितना हो गया, 80,000 रुपए। क्लियर? इसमें भी नरेशन वही आ जाएगा कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी में कितने की कमी की हमने, 4 रुपए, एट द रेट ऑफ 4 रुपए से कमी की। ये दायित्व पक्ष में 2 ही चीजें बोली थी। और भी स्टूडेंट आपको बोल सकते थे कि देय बिलों को 10% से कम किया, तो हम उसकी एक एंट्री कर लेते, देय बिल खाता डेबिट पूंजी कमी खाते से 10% मतलब 3,000। ऐसे जितने भी दायित्व दिए हैं उनमें यदि कमी करने का बोल रहा है तो हर एक उसके लिए एक एक एंट्री हम कर लेते। क्लियर? अब जितनी एंट्री हमने दायित्व पक्ष में की है उतनी राशि की हमको संपत्ति पक्ष में एंट्री करनी रहेगी। और संपत्ति पक्ष में कमी के लिए एक ही एंट्री होती है, वो एंट्री होती है पूंजी कमी खाता डेबिट या विकलित। कितना टोटल है हमारा, 1,80,000। और हम क्या क्या ले रहे हैं इसके लिए, एडजस्टमेंट में उन्होंने बोल दिया है, नहीं भी बोलता तो ये अंडरस्टूड है। ख्याति खाते से हम ले लेंगे, लाभानी खाते का डेबिट शेष दिया है, क्रेडिट दिया होता तो हम बिना बोले नहीं लेते, 90,000 रुपए। और शेष राशि उन्होंने बोल दी कि स्थायी संपत्ति से, इसीलिए हम स्थायी संपत्ति से ले रहे हैं। स्थायी संपत्ति खाते से कितनी, 40,000 रुपए। क्लियर? पूंजी कमी संपत्तियों से समायोजित की। तो ये हो गई स्टूडेंट सिंपल सी एंट्रीज।
आई समझ में आपको? अब जनरली इसमें जो है आंतरिक पुनर्निर्माण में आपको इस तरह के क्वेश्चन के साथ कहा जाता है कि पुनर्निर्माण के बाद का चिट्ठा बनाइए। तो बहुत सिंपल है, पुनर्निर्माण के बाद आपके चिट्ठे में जो जो चीजें कम हुई है उसको हम हटा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमारा ये चिट्ठा बना हुआ है ना। अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम देख लें। तो देखिए, अंश पूंजी, समता अंश पूंजी जो है हमने कितने से कम कर दी? 1 लाख रुपए से। तो अब जो हमारी समता अंश पूंजी बची है वो कितनी बची है? ये यहाँ पे हम इसको चेंज कर दें, 1 लाख रुपए की बची है। और एक अंश की वैल्यू कितनी कर दी उन्होंने? 50 रुपए। यदि पूर्वाधिकार अंश पूंजी की हम बात करें तो उन्होंने 4 रुपए से कम कर दिया। अब वैल्यू कितनी हो गई? 6 रुपए। तो यहाँ अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,20,000। क्लियर? यह जो है 90,000 रुपए का डेबिट शेष हमने जो है पूरा एडजस्ट कर लिया। तो ये यहां से हट जाएगा, ये अब नहीं आएगा, ये नील आएगा। देय बिल में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। अब संपत्ति पक्ष में हम देख लें तो संपत्ति पक्ष में स्थायी संपत्ति हमने कितने से कम करी? 40,000 रुपए से जो है कम करी। तो यहां हमारी संपत्ति कितनी आ जाएगी? 40,000 रुपए। ख्याति जो है हमारी हटा दी, हम एडजस्ट कर ली पूरी, तो ख्याति नहीं आएगी। स्टॉक और प्राप्य बिल में हमने कोई चेंज किया क्या? नहीं किया। ये बन गई हमारी आंतरिक पुनर्निर्माण के बाद का चिट्ठा। टोटल चेक कर ले हम, तो ये हो गया हमारा 2,20,000, 2,50,000 और ये हो गया हमारा 2,50,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो जो संपत्ति और दायित्व में हमने कमी की है, पुनर्निर्माण के बाद का चिट्ठा बनाना भी उसी तरीके से सरल है। जो जो राशि हमने कम की उसको हमने माइनस कर दिया, जो संपत्तियां अब खत्म हो गई उसको हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखा। तो ये है स्टूडेंट आंतरिक पुनर्निर्माण का एक उदाहरण।